दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। दोस्तों, ये टेंसेस की बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक समस्या रहती है, वो समझ नहीं पाते, इसके स्ट्रक्चर को बार बार भूल जाते हैं या उनको कन्फ्यूज़न होता रहता है। तो सारी समस्याएं आज हम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम आज ऐसे पढ़ेंगे कि टेंसेस बने कैसे हैं, इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम शुरू करते हैं। हमको समझना है कि टेंसेस बने कैसे हैं। दोस्तों, टेंसेस दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ आती है एक्शन। एक्शन बोलो या इसको क्या बोल दो, वर्क बोल दो। इसको एक्शन बोलो या वर्क बोलो, बात एक ही। एक्शन मतलब हम जो भी टास्क करते हैं, एक्शन किस मोड में है ये हम इसमें बताएंगे। पहले हम देखते हैं टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, टाइम हमने क्या करा कि टाइम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की, फिर भी हम नहीं कर पाए। लेकिन हम एक निचोड़ पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि टाइम तीन प्रकार से होता है। एक टाइम जो अभी चल रहा है, अभी जो है प्रेजेंट वाला टाइम, तो हमने इसको क्या नाम दिया, प्रेजेंट टाइम दिया। तो पहला क्या नाम आया हमारे सामने, प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों, जो समय अभी चल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट। अगर इसका थोड़ा सा हम रिवर्स जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले हम घर पर थे, तो जो पुरानी बातें मैंने आपको जैसे पहले कुछ पिछले वीडियो में कुछ बातें बताई थी, सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो चुकी, पास्ट। तो प्रेजेंट के जो पिछली चीजें हैं उसको हमने क्या नाम दिया, पास्ट। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, अगर प्रेजेंट के बाद भी कोई चीजें आएगी, अगर पहले की चीजें हम देख रहे हैं तो प्रेजेंट के बाद में भी कुछ चीजें आएगी, तो देखते हैं जो प्रेजेंट है इसके बाद में जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो बाद में जो चीजें आएगी उसको हमने क्या नाम दिया, फ्यूचर। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्शन। एक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक्शन को समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल बताना पड़ेगा, उसके बाद हम इन चीजों को सबको समझ पाएंगे। दोस्तों, जैसे एक बच्चा है मेरे सामने, उस बच्चे को मैंने बोला, ये एक बच्चा है मेरे सामने, इस बच्चे को मैंने बोला कुछ एप्पल दिए, मैंने बच्चे को 5 एप्पल दिए। अब मैंने बोला कि बेटा इन एप्पल्स को क्या करो, खा लो। अभी मैंने बस बोला है बच्चे को, तो बच्चे ने अभी इसको खाना शुरू नहीं किया। तो दोस्तों, क्या एक्शन शुरू हुआ क्या, अभी किसी भी प्रकार का एक्शन शुरू नहीं हुआ है। तो इस बच्चे ने भी एप्पल को खाना शुरू नहीं किया, और जैसे ही थोड़ी देर बाद बच्चे ने क्या करा, एप्पल को उठाया और खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, पिछली एक्शन में और अब में एक अंतर ये आ गया है कि पहले एक्शन कंटिन्यूअस नहीं थी, अब एक्शन कैसी हो चुकी है, कंटिन्यूअस मोड पे आ चुकी है। तो इस एक्शन को हमने क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति काम करना शुरू कर देता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि एक्शन अब कैसी हो चुकी है, रनिंग मोड में आ चुकी है। अब दोस्तों, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि अब ये बच्चा, अभी तो कॉन्टिन्यूअस थी, थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बच्चा सारे एप्पल खा चुका होता है। ये पांचों जो एप्पल जो मैंने इसको दिए थे, पांचों एप्पल बच्चे ने क्या किए, खा लिए। अब मैंने थोड़ी देर बाद देखा अब एक्शन किस मोड में आ चुकी है, मैंने ये देखा, तो मैंने ये पाया कि अब जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों, जब एक्शन कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट। जब एक्शन कंप्लीट हो गई तो परफेक्ट मोड में आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और मैंने चीज नोटिस की कि इस बच्चे को मैंने 4 बॉक्स दिए, सॉरी 5 बॉक्स दिए मैंने इस बच्चे को। अब 5 बॉक्स मैंने बोला कि बेटा इन 5 बॉक्सेस को आप घर के अंदर रख दो। तो बच्चे ने क्या करा, इनको रखना शुरू किया। अब मैं वहां से बस इस बच्चे को ये काम देकर मैं चला गया, वो चला गया, और बाद में आके मैंने वापस देखा 5 मिनट के बाद, 5 मिनट बाद में यहाँ पर पहुंचा और मैंने ये देखा कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्शन काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि बच्चे ने 2 बॉक्स तो रख दिए थे, घर के अंदर बॉक्स को रखने के लिए मैंने बच्चे को कहा, बच्चे ने 2 बॉक्स अंदर ले जाकर रख दिए। अब बचे हुए 3 बॉक्स थे। तो अब मैंने सोचा यार ये एक्शन कंटिन्यू है क्या, तो मैंने सोचा हाँ यार कंटिन्यू तो है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी 2 बॉक्स रख चुका है और अभी रख भी रहा है, मतलब रख रहा है तो कंटिन्यूअस है, और 2 बॉक्स रख दिए मतलब कुछ आधा काम परफेक्ट हो भी चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है और रनिंग में भी है। तो मैंने देखा कि ये जो काम है ये परफेक्ट भी है और कैसा है, कंटिन्यूअस भी है। परफेक्ट भी है मतलब हो भी चुका है और रनिंग में भी है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एक्शन हमने देखी दोस्तों।
तो दोस्तों एक चीज और देखी हमने कि ये तीनों एक्शन तो अपने को पता चल गया, लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, ये वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जैसे जो रनिंग में रहते हैं और उनके साथ समय बताया जाता है। बस इसमें आपको इतना याद रखना कि ये वो वाले सेंटेंस जिसमें टाइम दिया जाता है। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 5 दिन से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो वाले सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं। और बाकी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया वो आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ पर अगर हम आते हैं कि सर एक और नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं, सर इंडेफिनाइट नाम बता रहते हैं, ये 3 नाम से तो हम परिचित हो चुके हैं। अब हमने देखा सर एक और एक्शन आप बताते हैं, हमको जो बताया जाता है ये वाली रहती है इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट, या आप इसको क्या बोल दो दोस्तों, सिंपल, आप इसको सिंपल बोलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि सर ये इंडेफिनाइट भी पढ़ते रहते हैं हम लोग, ठीक है। आप बोलोगे कि सर हमको जब भी हम टेंस पढ़ते तो ये एक और एक्शन पढ़ते थे, क्योंकि ये 3 चीज़ें तो आपको परिचित है, लेकिन इसको हम कई बार समझ नहीं पाते ये क्या होती है। दोस्तों अगर हम ये बोले इस बच्चे को, अब मैंने इस बच्चे को एक बात बोली, इस बच्चे ने बोला कि मैं फल खाता हूँ, इसने क्या बोला, मैं फल खाता हूँ। अब आप मुझे बताइए मैं फल खाता हूँ, तो हमने सोचा ये कंटिन्यूस एक्शन है क्या, हमको नहीं लगा कि नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। फिर हमने देखा परफेक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि फल खाता हूँ क्या यहाँ पे काम हो चुका है, नहीं। यहाँ देखें कि परफेक्ट और कंटिन्यूस है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस भी नहीं हो रहा और परफेक्ट भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि ये एक्शन न तो कंटिन्यूस है, हम इसको डेफिनाइट नहीं कर पा रहे, ये कौन से मोड में आएगा, 1 2 3 तीनों में नहीं आ रहा, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस के अंदर नहीं आता, और जो डेफिनाइट नहीं होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनाइट बोलते हैं। मैं फल खाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसी सारी चीज़ें जिसकी प्रोसेस को हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, जिस वर्क को हम ये डेफिनाइट नहीं कर पाते, वो कौन सा होता है, इंडेफिनाइट होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये हमारे टेंसेस होते हैं। और अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टाइम होता क्या है, टेंसेस क्या होते हैं। टेंस जो होते हैं 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक होती है टाइम प्लस एक और चीज़ आ जाती है एक्शन, और अगर हम दोनों चीज़ों को मिला दें तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये अब हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि टेंसेस जो होते हैं टाइम और एक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है। हम देखते हैं कि जो टाइम रहता है, हमने इधर टाइम लिख रखा है, मतलब प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में 4 प्रकार से हम एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, एक इंडेफिनाइट, एक कॉन्टिन्यूस, एक परफेक्ट, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से पास्ट में भी हम करते हैं, इसी प्रकार से फ्यूचर में भी करते हैं। दोस्तों हमारा जो पढ़ने का एक सीक्वेंस जो रहेगा, हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट पहले पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनाइट, फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट पढ़ेंगे, तीनों इंडेफिनाइट पढ़ेंगे, इसी प्रकार से तीनों कंटिन्यूस, फिर तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस से रिलेटेड सारे अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, जब हम हमारी हैबिट्स बताते हैं, हमारी आदतें बताते हैं, हमारी बहुत सारी आदतें होती है, जब हम हमारी आदत बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, डेली रूटीन बताना। डेली रूटीन मतलब आप सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं, अगर आपको वो बताना है प्रेजेंट के लिए, तो आप किस टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के। जब आप ये सारी चीज़ें बताते हैं दोस्तों, तो हर सेंटेंस के एंड में क्या आ जाता है, या तो ता है, ती है, ते है। आप कोई काम करते हैं ऐसा बताते हैं आप, या करती है या करते हैं ऐसा बताते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत सरल है, बहुत आसान है। जैसे ये पहले नंबर पे आ रहा ना टेंसेस, ये जो टेंसेस में ये पहला नंबर का टेंस है, तो आप इसको क्या नाम दोगे, फर्स्ट फॉर्म। देखिए दोस्तों हमने ये पढ़ा था कि किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस में हम शुरुआत में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और आखिरी में क्या था, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें तो लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ पे एक ही चीज़ जुड़ी है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। पहला टेंस और फॉर्म कौन सा लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको इतना याद रखना, आपको रटा जाएगा ये टेंस। पहले टेंस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, आपका डेली रूटीन बताना है तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एस और ईएस भी लिखा हुआ है, मेन वर्ब के साथ आपको एस ईएस जोड़ना है, तो इसका भी कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए ऐसे न समझते हुए सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वह कपड़े धोती है, तो वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट शी। अब मेन वर्ब क्या है, कपड़े धोने के लिए वॉश, ठीक है। अब यहाँ पे एस और ईएस देखो, यहाँ पे 2 चीजें लिखी हुई है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे, उनको भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि एस ईएस कब लगता है। पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट
थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर आपको दिखाई देता है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम आपको दिखता है, तो आपको एस में से दोनों में से एक चीज कोई भी लगाना है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट में से कोई एक है तो आपको लगाना है दोनों में से एक लगाना है। फिर आपने देखा कि सर ही, शीट या कोई नाम में, तो हमने देखा शी दिख रहा, मतलब लगाना है। अब लगाना तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एस लगाऊं या ईएस लगाऊं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वर्ब के एंड में। ये वर्ब देखिए, वर्ब के एंड में आपने देखा कि एसएच आ रहा, जब एसएच आ रहा तो मैंने यहाँ पे इसका भी रूल्स लिख रखा है कि वर्ब के एंड में अगर एसएच, सीएच, एक्स, डबल एस या ओ आए तो आपको क्या लगाना है, ईएस। बाकी सबके साथ क्या लगा दोगे, एस लगा देना। इतना आपको अभी याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रखे, वॉश एसएच आ रहा था तो वॉशेश हो जाएगा, गो आ रहा, हम हमेशा देखते हैं कि ही गोज, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं यार गोज कैसे, यार जाने के लिए तो गो होता है, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग ओ आ रहा था इसलिए क्या लग गया, ईएस लग गया। समझ में आ रहा दोस्तों। दूसरी चीज, अगर सर्च आता है, यहाँ पे सीएच आ रहा तो हम क्या लगा देंगे, सर्चेस। तो ये चीज आप याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको एक और चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हमने ये देखा कि शी वॉश, अब यहाँ पे क्या लगाया हमने, वॉशेश। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है, ये लगा दिया। अब नेगेटिव बनाना है कि वह कपड़े नहीं धोती है। जब नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, आप 3 सेंटेंस हमेशा बनाया करें, तो आपको बहुत अच्छे से आदत में आ जाएगा और जल्दी सीख जाओगे। जैसे इसका नेगेटिव बनाना है कि वह कपड़े नहीं धोती है, मैंने हिंदी में भी लिख देता हूँ, वह कपड़े नहीं धोती है, तो हम बनाएंगे शी, सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम अगर रहा तो हम क्या यूज करेंगे, डज नॉट। आई भी, दे, यू रहा तो डू नॉट लगाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो हमने यहाँ लगाया शी डज नॉट, मैं लिखेंगे वॉश। आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी जो डज रहता है उसमें एस लगा हुआ है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको एस लगाना रहता है। शी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, ठीक है, ये बन गया सेंटेंस। अगर अगला बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है हमको कि क्या वह कपड़े धोती है, क्या वह कपड़े धोती है, ये बनाना है अपने को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे केसेस में मैंने अभी तक आपको जितनी भी चीजें बताई, मैंने सब में ये बताया कि जो डज रहता है ना, ये उठ के कहाँ पर आ जाता है, सबसे आगे आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे डज शी वॉश क्लॉथ्स, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दोस्तों हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इस प्रकार से सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में आप सारी चीज़ों को सीख जाओगे, इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, हर बार अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस लाना पड़ेगा और अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको ट्राई करना पड़ेगा कि इस सब्जेक्ट के साथ इस सेंटेंस को कैसे बनेगा। बार बार ओरल प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, मैंने लिखा कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं के लिए आता है आई, लिखने के लिए आता है राइट, आई राइट अ लेटर। नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डू जो है वो सबसे आगे आ जाएगा, डू आई राइट अ लेटर। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आज हम पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये टेंस जितना सरल है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, दोस्तों ये टेंस पास्ट एक्शंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, इसके पहले मैंने जितनी भी एक्शन की है, अगर मुझे उनको बताना है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के द्वारा बता सकता हूँ, ठीक है। या पास्ट की जितनी भी मुझे कोई स्टोरी बताना है, या पास्ट इंसिडेंट मैं रास्ते में आया, मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ हुई, या पास्ट का मेरा डेली रूटीन बताना है, सारी चीज़ों को बताने के लिए मुझे पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं ये चीज़ें बताता हूँ तो दोस्तों आया, गया, आई, आए, या ता था, ती थी, ऐसी चीज़ें सेंटेंस के एंड में आती है, ठीक है दोस्तों। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई सेंटेंस, इसके सेंटेंस के एंड में अगर इस प्रकार से साउंड आता है आ या ई या ए, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है। दोस्तों सारे, अब ये सरल इसलिए, इसमें हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट लगाना है। इसमें पिछले टेंस जैसी माथा पच्ची जो हम सोचते हैं ना कि परेशानी वाला जो सिस्टम कि कहाँ डू लगाऊं, कहाँ डज लगाऊं, कहाँ एस लगाऊं, ईएस लगाऊं, कुछ भी नहीं है। इतना याद रखें कि नेगेटिव में डिड नॉट लगाना है। दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि यहाँ पर
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों पिछला नंबर का जो टेंस था वो पहले नंबर पे था, ठीक है, तो वहां पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसका नंबर दूसरा, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है यहाँ पे। दूसरी बात आप एक बात याद रखें कि इसके अलावा हम कहीं भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत सरल हो जाएगा, इस प्रकार से हमें याद रखना कि आपको कोई भी पास्ट की बात बताना, वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ फॉर्म लिख रखे हैं यहाँ पे मैंने, जैसे वर्ब के सेकंड फॉर्म से अगर आप परिचित नहीं है तो यहाँ देखें, कम का सेकंड फॉर्म कैम, कम, राइट, रॉट, रिटर्न, टेक, टू, टेकन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे सामने एक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा उससे हम एक सेंटेंस फॉर्मेट करते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने देखा, मैंने एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? मैंने के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा यहाँ पे? आई। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रॉट, तो हम यहाँ लिखेंगे रॉट, आई रॉट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखा? लेटर, तो हम यहाँ लिख देंगे अ लेटर, आई रॉट अ लेटर। दोस्तों कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत आसान है। अगर एक नेगेटिव बनाना है कि मैंने एक पत्र नहीं लिखा, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा, अगर ये बनाना है तो कैसे बनेगा? आई, आपको पहले ही बताया क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या मैंने एक पत्र लिखा, तो ऐसे केस में ये इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनेगा? क्या मैंने एक पत्र लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में मैंने हमेशा आपको एक बात समझाई थी, बताया भी मैंने कि आपको कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया गया है इसको सबसे आगे लिखना है तो काम हो जाएगा। डिड आई राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ रही है आपको? इसके कुछ और भी पोर्शन होते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इनके लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि आपके लिए रहेंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस करना रहेगी, इनको बनाना रहेगा। और अगर आपको अच्छा लगता है कोई सेंटेंस, आपको लगता है कि आप बना पा रहे, फॉर्मेट कर पा रहे, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक फिल्म देखी, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आई वॉच्ड अ मूवी। नेगेटिव कैसे बनेगा? आई डिड नॉट वॉच अ मूवी। क्या मैंने एक फिल्म देखी? डिड आई वॉच अ मूवी। दोस्तों एक चीज आप और याद रखिएगा कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है मात्र अफर्मेटिव सेंटेंस में लगेगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिड का यूज कर रखा है और डिड ऑलरेडी क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, हमारी टेंसेस लर्निंग का जो सेशन है उसके तीसरे पायदान पर हम आ चुके हैं। दोस्तों तो हम देखते हैं, अभी तक हमने जो सीख रखा है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस देख लिया है, पास्ट इंडेफिनाइट देख लिया है, अगला जो देख रहे हैं वो कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं इसका यूज़ हम कब करते हैं? फ्यूचर एक्शंस को बताने के लिए करते हैं। फ्यूचर एक्शन मतलब भविष्य में आने वाले समय में हम क्या क्या करेंगे वो बताते हैं, तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर प्लान का प्लान बताते हैं कि फ्यूचर में आप एक नया बिजनेस बनाओगे, ऐसा कुछ करोगे, जो भी कुछ आप बताना चाहते हैं तो उसको बताने के लिए आप इस टेंस का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ें बताते हैं तो सेंटेंस के एंड में हिंदी में हमेशा क्या आ जाता है? गा, गी, गे। दूसरी चीज, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब लिख रखी मैंने, विल और शैल। दोस्तों एक बात आप याद रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शैल का यूज नहीं करते, लेकिन जो एंशिएंट टाइम में हम यूज किया करते थे तो उसमें हम क्या आई और वी के सम शैल लगाते थे। लेकिन आजकल ऐसे मॉडर्न इंग्लिश जो स्पोकन इंग्लिश जो यूज होती है उसमें ऐसा हो चुका है कि हर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगा सकते हैं? विल लगा सकते हैं। तो आप भी परेशान क्यों हो रहे हैं? आप हर सब्जेक्ट के साथ जब स्पोकन इंग्लिश में यूज करें तो विल का यूज करें और टेंशन मुक्त। दूसरी चीज आप इतना याद रखें कि विल का मतलब क्या होता है? गागी गे। गागी गे वाले सेंटेंस जब भी बोलना है विल लगाओ और झंझट सारा खत्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको बोलना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये लगाना रहेगा दोस्तों।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह अंग्रेजी सीखेगा। वह के लिए दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, कोई लड़का सीधी सी बातें सीखेगा आ रहा तो वह के लिए आता है ही। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाएंगे विल। ठीक है, अब क्या वर्ब, क्या काम कर रहा बंदा, सीखने का काम कर रहा। सीखने के लिए वर्ब क्या आती है दोस्तों, लर्न। तो ही विल लर्न, LEARN, लर्न। क्या सीखेगा, इंग्लिश। तो लिख देंगे ENGLISH, इंग्लिश। ठीक है, वह अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो कैसे लिखेंगे, ही विल नॉट। आपको मैंने हमेशा बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। इसी प्रकार से सारे नेगेटिव में हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, विल के बाद में यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी सीखेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसमें क्या वाले सेंटेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर कहाँ लाएंगे, सबसे आगे। तो हम लिखेंगे विल ही लर्न इंग्लिश, विल ही लर्न इंग्लिश। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ये खत्म हो चुका है। बस डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, क्या वह अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो विल ही नॉट लर्न इंग्लिश। विल ही सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, नॉट लगा देना तो बन जाएगा। दोस्तों एक और एग्जांपल लिया हमने, एक और सेंटेंस देखते हैं। तुम मुझसे शादी करोगी। मजा आ रहा है इस सेंटेंस को, जो बॉयज है ना, जो कुंवार है, बहुत मजा आ रहा है उनको ये सोच के कि क्या सेंटेंस आया सर अब मजेदार। तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम के लिए क्या आता है, सब्जेक्ट यू। ठीक है, यू। अब विल यहाँ पे लगाना, विल सब्जेक्ट विल, फिर शादी करने के लिए क्या आता है, मैरी। अब मुझसे के लिए क्या आ जाता है, यू विल मैरी मी, तुम मुझसे शादी करोगी। ठीक है, नेगेटिव बनाना है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा, यू विल नॉट मैरी मी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये बार बार बोला जाता है जब भी कोई किसी को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो इस सेंटेंस को कैसे बोला जाता है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं विल यू मैरी मी। विल, इसको हमने उठाकर सबसे आगे लिखा क्योंकि ये सेंटेंस हमारी हैबिट में आ चुका है, हम बोलते रहते हैं, अक्सर लोगों से सुनते रहते, मूवीज में देखते रहते हैं। तो ये बना कैसे से बना, ये विल उठ के आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, आप बार बार कुछ अलग प्रकार की जो मेन वर्ब आप ले लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें सीखने में मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों यह टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने पिछले जो 3 टेंस पढ़े ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये 3 टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों उनके जैसा ही है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस जी कौन से होते हैं, तो आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तीनों इंडेफिनेट टेंस देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए हमको इनको अच्छे से सीखना चाहिए। बाकी जो चीज़ें, रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो हमको ऑटोमेटिक बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा जो टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मतलब पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। प्रेजेंट मतलब अभी का समय, जो अभी चल रहा है, अभी की बात हो रही है। और कॉन्टिन्यूस मतलब अभी के समय में जो काम रनिंग में है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। अभी जो भी काम रनिंग में है, जैसे बच्चे बैठे हैं देख रहे हैं मेरी तरफ, तो जो काम रनिंग में है वो सारी चीज़ें किस में आएगी, कॉन्टिन्यूस में आएगी। जब ये कॉन्टिन्यू वाली जो चीज़ें हम बताते हैं तो सेंटेंस, हिंदी वाले जो जितने भी सेंटेंस हैं उनके एंड में क्या आएगा, एंड में जो आएगा वो रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ऐसा सेंटेंस के एंड में आता है तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर बहुत सरल है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और याद रखना है, जब भी हम दूसरे भी कोई सेंटेंस रहते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस हमारे सामने बोला गया, तो उसको भी हम काय में बनाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। बहुत ज़्यादा हम आईएनजी लगाते हैं, हर सेंटेंस को हम आईएनजी लगा के यूज़ करते हैं। तो अब हम ये सीखेंगे कि आईएनजी वाले जो सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं। आप याद रखिए, इसमें मेन वर्ब के साथ हमको क्या लगाना, हमेशा आईएनजी लगाना ही है। बिना आईएनजी के ये सेंटेंस यूजलेस हो जाएगा, इसमें सही से नहीं बन पाएगा।
चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में जो 3 हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब आ रही है, एक इज, एक एम, एक आर। तो इसका यूज हम कब करते हैं? ही, शी, इट या कोई नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और आपने मेरा एक पिछला वीडियो जो देखा होगा, जो सिंपल सेंटेंस जो वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें ये मैंने पूरा क्लियर बताया है कि कब इज लगाना चाहिए, कब एम लगाना चाहिए और कब आर लगाना चाहिए, और इनके हिंदी मीनिंग भी क्या होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो इसको सीखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों आई के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। वी, दे, यू के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहा तो भी हम क्या लगाएंगे? इज, और प्लूरल नंबर रहा तो आर लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे हमको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों वह अंग्रेजी सीख रहा है, एक एग्जाम्पल आया हमारे सामने कि वह अंग्रेजी सीख रहा है। दोस्तों वह मतलब कौन है? रहा है, तो कौन है? एक लड़का है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ही। अब ही के साथ क्या लगेगा? इज। यहाँ पे हम देखते हैं कि ही के साथ हम क्या लगाते हैं? इज, तो ही इज, या पिछला अगर वो पुराना हमको अगर याद है तो हमने देखा है के लिए क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। ही इज। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सीखने के लिए क्या आता है? लर्न, तो हम लिखेंगे लर्न, इसमें क्या लग जाएगा? ing। ही इज लर्निंग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना था, तो मेन वर्ब क्या थी? लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या सीख रहा है बच्चा? अंग्रेजी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है, और मैंने इसमें आपको हमेशा बताया कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमको क्या लगाना चाहिए? नोट लगाना चाहिए। आप कुछ भी याद मत रखो, बस नेगेटिव वाले सेंटेंस में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है जो हम लगा रहे हैं उसके बाद में आपको क्या लगाना है? नोट लगाना है। तो वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ही इज नॉट, यहाँ पे हमने नोट लगा दिया। अब सेम सेंटेंस लिख देंगे, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट है। अब एक और सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर हम ये बना रहे हैं तो उसमें कैसे बनता है ये हम देखेंगे। आपको मैंने ये बताया था कि पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है वो इंटेरोगेटिव कहलाता है। ठीक है, तो क्या वह अंग्रेजी सीख रहा है? हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठ के कहाँ पर आ जाती है? सबसे सेंटेंस में आगे आ जाती है। तो ये इंटेरोगेटिव इस तरह से बनता है, तो हम लिखेंगे इज ही लर्निंग, is he learning English, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क हमको लगाना जरूरी रहता है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या करना है हमको? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा इज ही नॉट लर्निंग, इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर हमको यहाँ पे अगर ये जो सब्जेक्ट है, जैसे वह था तो ही था, तो हमने इज लगा दिया। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो हम कैसे बनाएंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई लिखेंगे सब्जेक्ट में और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव कैसे बनेगा? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में क्या होना है? एम आई लर्निंग इंग्लिश। तो सेंटेंसेस को हमको इस प्रकार से फॉर्मेट करना रहता है। अगर वी वाला सेंटेंस आ गया कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सीखने की जगह पे हमने बोलना कर दिया, तो क्या आएगा कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो हम के लिए क्या आता है? वी के साथ हम लगाते हैं आर। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हम अंग्रेजी बोल रहे हैं? आर वी स्पीकिंग इंग्लिश। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेना है, अलग अलग प्रकार की मेन वर्ब लेना रहेगी, और आपको बार बार अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनाना रहेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू,
आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि आप हमारी वीडियोस को देख तो रहे, आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके थे, अब अगला जो टेंस है हमारा कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे मैंने पिछली बार जैसे बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कोई काम रनिंग में होता है, कोई काम चल रहा होता है। जैसे कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट मतलब पुरानी बातें, पिछली बातें। अगर पिछले समय में पास्ट में अगर कोई काम रनिंग में था, एक्शन निरंतर थी, कोई काम चल रहा था, तो उसको बताने के लिए हम किस टेंस का यूज़ करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम आ रहे थे ना, तो हमने कुछ चीज़ें देखी, रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक व्यक्ति एक कार वाले को पीट रहा था। ठीक है, रोड पर पुलिस वाले जो है वो चेकिंग कर रहे थे। तो ये जो काम है, ये जो पास्ट की जितनी भी एक्शंस हैं, इनमें क्या हो रहा था? काम चल रहा था। पास्ट में हमने देखा था और पास्ट में उस समय वो एक्शन चल रही थी। तो ये ऐसी चीज़ें हम जब बताते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है। और जब पास्ट की चीज़ें हम बताते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा हर सेंटेंस के एंड में आपको दिखाई देगा। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा आप हिंदी से इंग्लिश में न जाएँ। आप ये सोचें, बस एक्शन को समझें कि ये कैसी है, खुद समझो और देन फॉर्मेट करने की कोशिश करें, तो और आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छे से बना पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये पिछला जो हमने पढ़ रखा था स्ट्रक्चर वही का वही है, बस यहाँ पे एक चेंज हुआ है, वॉज और वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का चेंज हुआ, वॉज और वर्ब लगती है। अब वॉज का यूज़ हम कब करते हैं? वॉज, आई, ही, शी, इट या कोई नेम आता है, जब भी ये सिंगुलर नंबर आता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। और वी, दे, यू या प्लूरल नंबर रहता है तो हम क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। ये चीज़ हमको याद रखना रहेगी। दोस्तों, एक सेंटेंस है, हम जिस तरह से हमेशा से अभी तक पढ़ते हैं, यही देखा है हमने कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि वह खाना बना रही थी, वह रही थी, कोई लड़की है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? शी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे शी। अब शी के साथ क्या लगा देंगे हम? वॉज, शी वॉज। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना बनाने के लिए क्या आता है दोस्तों? कुक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुक। अब आईएनजी लगाना है हमको, आईएनजी जरूरी, क्योंकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं उनमें सब में हमको आईएनजी लगाना रहता है। शी वॉज कुकिंग, क्या बना रही थी? खाना, तो उसके लिखेंगे हम फूड। शी वॉज कुकिंग फूड। अब अगला बनाया कि वह खाना नहीं बना रही थी। मैंने जब भी आपको पढ़ाता हूँ मैं एक ही चीज़ बताई है कि जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है, तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। वह खाना नहीं बना रही थी, तो हम यहाँ लिखेंगे शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। कुछ नहीं करना है, ये बनाओ। एक बार आप ये बनाना सीखे, ये वाला सेंटेंस बनाना सीख गए तो ये सारे आपको ऑटोमेटिक फॉर्मेशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर देना, क्या नेगेटिव में क्या करूं? नोट लगाना रहेगा। कब? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करते, ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम सबसे आगे लिखते। क्या वह खाना बना रही थी? जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है? इंटरोगेटिव, और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे हम लोग वॉज शी कुकिंग फूड, वॉज शी कुकिंग फूड। क्या वह खाना बना रही थी? तो ये बन चुका है। अब एक होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मैंने उसमें ये आपको बताया कि उसमें अगर वो अगला वाला सेंटेंस था उसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते? नॉट लगा देते। तो बनाते हैं, देखते हैं। वॉज शी नॉट कुकिंग फूड। तो दोस्तों, ये सेंटेंस इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, अगर वी वाला सेंटेंस आ गया तो हम वर वाला कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने लिखा बताया आपको कि मैं पढ़ा रहा था या हम पढ़ा रहे थे, मान लो ऐसा बनाया। वी वाला सेंटेंस लेना है इसलिए हम वी लेते हैं। तो हम पढ़ा रहे थे, वी वर टीचिंग। हम नहीं पढ़ा रहे थे, वी वर नॉट टीचिंग। क्या हम पढ़ा रहे थे? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे उठ के आगे आ जाएगी, वर वी टीचिंग। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, आपको याद रखना है, जैसे हमने अभी वी वाला सेंटेंस लिया है तो आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस के तौर पर अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेंगे, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट लेंगे और बार बार आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों अभी तक हमने दो टेंस देख लिए। कंटिन्यूस वाली जो सीरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देख लिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस देख लिया है। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब इसको हम समझते हैं, चलिए देखते हैं। अब फ्यूचर मतलब आने वाला समय जो बाद में होगा, और फ्यूचर में जो एक्शन कंटिन्यू रहेगी, आने वाले समय में जो एक्शन चल रही होगी, मतलब आने वाले समय में कोई व्यक्ति कई काम को कर रहा होगा, एक प्रकार का इमेजिनेशन है ये। हम आज सोच रहे हैं कि उस समय पे ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि यार उस समय पे ऐसा हो रहा होगा, कोई व्यक्ति कैसा कुछ काम को कर रहा होगा। ये चीज़ें जब हम बताते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस सेंटेंस के एंड में हमेशा क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर विल बी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी होती है? विल बी रहती है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हमको आईएनजी लगाना है और ऑब्जेक्ट आएगा। अभी जितने भी कॉन्टिन्यूस वाले टेंस पढ़े सेम स्ट्रक्चर का हमने यूज़ किया है, बस यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को जगह जगह पर अलग अलग प्रकार से चेंज किया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको बना के देखते हैं तो हमको और भी अच्छे से समझ में आएगा। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। हम आज सोच रहे हैं कि उस समय पे कोई ऐसा काम कर रहा होगा। कई बार हम बोलते हैं ना इस प्रकार के सेंटेंस कि बारात आ रही होगी, बाराती नाच रहे होंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अब वह के लिए क्या आता है यहाँ पे? ही, तो हमने लिखा ही। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? विल बी, ही विल बी। अब खेलने के लिए क्या आता है? प्ले, इसमें क्या लगा देंगे? ही विल बी प्लेइंग, क्या? ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या लिख देंगे हम लोग? क्रिकेट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनेगा। पहले हम कॉन्टिन्यूस वाले सेंटेंस पहले से हम बना चुके हैं, तो हमको इसका आइडिया हो चुका है अब कि कैसे इनको बनाया जाए। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। नेगेटिव में एक बात याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने देखा कि पूरी विल बी है, तो विल बी में हमको यहाँ पे बीच में, यहाँ पर विल और बी दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। क्योंकि पहली वाली जो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, विल बी और बी बी, तो दोनों पहली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। आप ये हमेशा याद रखिएगा, आगे आने वाले टेंसेस में भी ये यूज़ होगा। तो देखते हैं, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। वह के लिए आएगा ही विल, अब यहाँ लगेंगे हम लोग नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा? ऐसे केस में क्या करना है हमको कि सिर्फ इसको उठा के, हेल्पिंग वर्ब जो पहली वाली है इसको हमको उठा के कहाँ लिखेंगे? आगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? तो हम लिखेंगे विल ही नॉट बी प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन चुके हैं। दोस्तों मेन यहाँ पे मिस्टेक कहाँ होता है? बच्चे कहाँ पर गलती करते हैं? नेगेटिव जब बनाते हैं तो विल और बी लिख देते हैं, विल बी के बाद नोट लगाते हैं हमेशा, क्योंकि हमारी आदत में आ चुका है कि पूरी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर नोट लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। ये चीज़ हमको याद रखना रहेगी। दोस्तों आप अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लीजिएगा और अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब लेना है, और बार बार आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करना रहेगी। तो इससे आपका जो ये वाला जो टेंस है वो भी मजबूत हो जाएगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों अभी तक हमने 6 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, और अगला जो 7वां टेंस है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब जो अभी का समय है, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो जाना। ये चीज़ें हम जब इंट्रोडक्शन देखा था टेंसेस का, तब हम इसको, इन सारी चीज़ों को सीख चुके थे। तो परफेक्ट मतलब कोई काम कंप्लीट हो जाना, कोई एक्शन पूरी हो जाना। जैसे प्रेजेंट में कोई काम, एक परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। काम क्या है यहाँ पे? खाना खाने का। और खाना खाने का काम अगर मैंने पूरा कर लिया, जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा? मैंने खाना खा लिया है। मैंने चाय पी ली है, या मैं चाय पी चुका हूँ। मैंने अंग्रेजी सीख ली है, या मैंने पत्र
लिख लिया है या मैं पत्र लिख चुका हूँ। अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर हम काम का कंप्लीट हो होना बताते, पूरा होना बताते, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जब हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, कंप्लीट होना बताते हैं, तो सेंटेंस के एंड में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं, काम कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, हैज़ और हैव। हैज़ का यूज़ हम कब करते हैं? ही, शी, इट या कोई नेम आता है या सिंगुलर नंबर आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। हैव का यूज़ कब करते हैं? आई, वी, दे या यू, ये अगर सब्जेक्ट रहे तो हम हैव का यूज़ करेंगे। ये चीज़ें हमको याद रखना रहेगा। दोस्तों परफेक्ट टेंस में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। हम हमेशा इसमें कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तीनों परफेक्ट टेंस में हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बोला कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, ये वाला सेंटेंस हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? वह के लिए सब्जेक्ट क्या आता है? ही। अब ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज़। हम यहाँ पे देखते हैं कि ही के साथ हमको क्या लगाना है? हैज़ लगाना है। ठीक है, और ही हैज़। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना खाने के लिए क्या आता है? ईट सेकेंड फॉर्म होता है, एट थर्ड फॉर्म होता है, ईटन। तो थर्ड फॉर्म लगाना है यहाँ पे ईटन। ही हैज़, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन, EATEN। ही हैज़ ईटन। क्या खा चुका है? खाना खा चुका है, तो हम लिखेंगे ईटन फूड। ठीक है दोस्तों, वह खाना नहीं खा चुका है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। ये सारे टेंस में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं कि क्या वह खाना खा चुका है, इंट्रोगेटिव बनता कैसे है? जिस सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाए? क्या आ जाए। अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है कि क्या वह खाना खा चुका है, ऐसा सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब उठ के कहाँ पर आ जाएगी? सबसे आगे। तो हम लिखेंगे हैज़ ही ईटन, हैज़ ही ईटन फूड। ये कंप्लीट हो चुका है। क्या वह खाना नहीं खा चुका है? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज़ ही नॉट ईटन फूड। ये हो गया। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बस हम यही बताते हैं कि कोई एक्शन डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो। सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे अगर हमको हैव वाला यूज़ करना है तो हमको सब्जेक्ट के लेना पड़ेगा आई। जैसे मैंने बोला मैंने मेरा काम कर लिया है, तो मैं क्या बताऊँगा? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। पूरा करना, कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेने के लिए कंप्लीट यूज आता है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने मेरा काम पूरा नहीं किया है, आई हैवंट कंप्लीटेड। हम इसे बनाएंगे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है? हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेना है, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के साथ अलग अलग प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो आप अपने सेंटेंसेस को अच्छे से बना पाएंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों अभी तक हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हमको तीनों परफेक्ट पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया था। तो चलिए हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट को कैसे बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट मतलब पुरानी बातें, पिछले समय में। परफेक्ट मतलब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका था, कोई काम पूरा हो चुका था। अगर पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था तो उसको हम कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट के द्वारा। और जब पास्ट परफेक्ट आएगा, जब भी हम पास्ट की कोई एक्शन को कंप्लीट होना बताएंगे तो वहाँ पे सेंटेंस के एंड में आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसा सेंटेंस के एंड में आएगा। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? हेड लगेगी। और जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है? हेड लगाना है। यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सर हैज़ कब लगाऊं,
हेड कब लगाऊं या सॉरी हैव कब लगाऊं, सीधी सी फंडा है, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र लिख चुका था, तो वह के लिए सब्जेक्ट क्या आता है दोस्तों, ही। अब मेन वर्ब यहाँ पे हेड लगाना है, क्योंकि हमको पता है कि दूसरा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो सीधा सा हमको क्या लगाना रहेगा, यहाँ पे रहेगा हेड लगाना रहेगा। तो ही हेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना, लिखने के लिए क्या आता है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न, तो लिखेंगे हम लोग ही हैड रिटर्न, क्या लिख चुका था, पत्र, तो लिखेंगे लेटर, ही हैड रिटर्न लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुका था, तो हम अभी जानते हैं कि जब भी नेगेटिव बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो ही हैड नॉट रिटर्न अ लेटर, हमको यहाँ पे भी क्या लगाना है, ही हैड, वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटर्न अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटर्न अ लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका था, तो क्या वाले सेंटेंस में हम जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो रहा है, तो हमको कैसे बनाते हैं, वहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैड ही रिटर्न अ लेटर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सेंटेंस था, इसमें एक और स्पेशल केस रहता है, चलिए तो हम उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये एक स्पेशल केस है, अगर सेंटेंस इस प्रकार से आ जाए, अगर दो एक्शन अगर एक साथ हो रही है कि ऐसा होने से पहले ऐसा हो चुका था, जैसे हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मतलब एक एक्शन से पहले दूसरी एक्शन हो चुकी थी, अगर ऐसा बताना है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दो स्ट्रक्चर का यूज़ करना रहेगा। जैसे जो एक परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर ये तो हमने पहले यूज़ किया ही था, बीच में क्या आएगा, बिफोर आएगा, और जो दूसरा सेंटेंस है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस, जो स्ट्रक्चर है उससे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना रहेगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो इसमें आपको करना क्या है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा, और ये वाला जो सेंटेंस है मरीज मर चुका था, जो पहले कौन सी एक्शन हुई थी, मरीज मर चुका था, और फिर बाद में डॉक्टर आया, तो ऐसे केस में क्या करना है कि मरीज मर चुका था, ये काम पहले हुआ, तो ये पहले सेंटेंस हमको बनाना पड़ेगा, और इसको बनाने के लिए ये वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद में हमको बीच में बिफोर लिखना है, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर से ये वाले सेंटेंस को हमको बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको फॉर्मेट करते बनाते ये कैसे बनेगा। तो दोस्तों एक सेंटेंस अभी इसको देखा हमने कि मरीज मर चुका था, तो मरीज के लिए क्या आता है, पेशेंट हैड, मरना, मरीज मर चुका था, तो मरीज के लिए आएगा पेशेंट, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई हेड, मरने के लिए आता डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब बीच में आएगा बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर। अब ये लिख दिया हमने बिफोर द डॉक्टर, सब्जेक्ट है ये, क्योंकि डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है, बीच में हमने बिफोर लगा दिया, अब सब्जेक्ट लिया, इसके हिसाब से हमने सब्जेक्ट लिया द डॉक्टर। अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, डॉक्टर आया, तो आने के लिए क्या आता है, कम का सेकंड फॉर्म बिफोर द डॉक्टर, अब कम का सेकंड फॉर्म हो जाता है कैम, ये हो जाएगा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। डॉक्टर आया, उससे पहले ही मरीज मर चुका था, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एक्शन पहले हुई है उसको पहले बनाना है, और बाद वाले पोर्शन को दूसरे नंबर पर बनाना रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के कुछ और सेंटेंसेस हैं, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, जैसे घंटी बजने से पहले बच्चे जा चुके थे, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या बस जा चुकी थी। तो ये सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये दो सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने दो जो परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को हमने पूरा पढ़ लिया है, तो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो फ्यूचर जो होगा, आने वाला समय होगा, उसमें हम कोई एक्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे, ये बताते हैं, तो उसमें इसका यूज हमको करना होता है। एक प्रकार का इमेजिनेशन है। आज सोच रहे हैं कि उस समय पे ऐसा हो चुका होगा। हम जैसे बोलते हैं कि बाराती जा चुके होंगे, वह ऐसा काम कर चुका होगा, वह कार चला चुका होगा, वह अपना घर बेच चुका होगा, वह नई कार खरीद चुका होगा। तो ऐसा एक इमेजिनेशन होता है, हम आज से सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि उस समय पे ऐसा हो चुका होगा। तो ये चीज़ें बताने के लिए हमको इसका यूज़ करना होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो उसके एंड में क्या आता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा। कंप्लीट होना जब भी बताया जाएगा तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसका। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव। यहाँ पे भी एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको, कौन सी, विल हैव, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमको हमेशा परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। वह भाषण दे चुका होगा, वह के लिए क्या आता है, ही। भाषण देने के लिए क्या आता है, डिलीवर। भाषण देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीवर। तो ही विल हैव, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डिलीवर। भाषण देने के लिए हम क्या मेन वर्ब यूज कर, जो वर्ब यूज करते हैं, डिलीवर। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, तो यूज करते हैं डिलीवर्ड स्पीच। ठीक है, ही विल हैव डिलीवर्ड स्पीच, वह भाषण नहीं दे चुका होगा। जब भी मैंने बताया कि जो अगर हेल्पिंग वर्ब अगर डबल है यहाँ पे, तो पहले वाले नंबर की जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बीच में हमको क्या लगाना रहेगा, इसके बाद लगाना रहेगा नॉट। तो हम कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव डिलीवर्ड स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बनाया जाता सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैंने बताया था आपको कि पहले नंबर वाली जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली उठकर कहाँ आ जाएगी, सबसे आगे आ जाएगी। तो हम बनाते हैं, क्या वह भाषण दे चुका होगा, तो विल आगे आ जाएगा, विल ही हैव डिलीवर्ड स्पीच, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो दोस्तों ये वाले जो सेंटेंसेस हैं हमको इस प्रकार से फॉर्मेट करना रहे। ठीक है, विल हैव लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और इसको कंप्लीट करना है। इसमें भी जैसे हमने पास्ट परफेक्ट में एक देखा था स्पेशल केस, तो इसमें भी एक स्पेशल केस होता है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारा एक स्पेशल केस है जिसमें हमने देखा कि डबल सेंटेंस वाला जो भी रहता है सेंटेंस से उसके आने से पहले बच्चे जा चुके होंगे, उसके आने से पहले बच्चे जा चुके होंगे। अब वो आया और बच्चे चले गए उससे पहले, तो दो केस हो रहे हैं, एक तो उसका आना और बच्चों का चले जाना। तो डबल सेंटेंस बनेंगे इसमें, और डबल सेंटेंस के लिए डबल स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। तो कैसे बनाना है, पहले जो एक्शन हुई उसको बताने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, जो बाद में हुई उसके लिए हमको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में डबल सेंटेंस में यहाँ पे क्या आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। जैसे उसके आने से पहले बच्चे जा चुके होंगे, और यहाँ पे भी क्या करना है, जैसे हमने पिछला सीखा था उसी प्रकार से हमको इस स्ट्रक्चर से, ये वाला जो सेंटेंस है वो ये वाले स्ट्रक्चर से बनेगा और ये वाला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बनेगा। ये याद रखना है कि जो काम कंप्लीट पहले हो चुका था उसको परफेक्ट वाले से बनाना है, और जो बाद में हुआ उसको हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले जो स्ट्रक्चर है उससे बनाना है। तो बच्चे जा चुके होंगे, इसको बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग चिल्ड्रन। अब यहाँ लगाएंगे हम विल हैव। अब जाने के लिए तक गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, चिल्ड्रन विल हैव गॉन, बीच में लगाएंगे बिफोर। अब उसके आने से पहले, उसके कौन है, कोई लड़का है या लड़की भी हो सकती है, ही या शी दोनों यूज हम कर सकते हैं यहाँ पे। उसके आने से पहले तो हम लिखेंगे बिफोर ही, उसके। अब आने के लिए क्या था, कम, बिफोर ही कम। अब यहाँ पे क्या लगाना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लगेगा, कम्स, बिफोर ही कम्स। ठीक है, वह आता है, उससे पहले बच्चे जा चुके होंगे। तो दोस्तों ये एक स्पेशल केस था। ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस ले सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी,
डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा। बहुत सारे सेंटेंस हैं कि एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अभी तक हम 3 टेंस जो होते हैं, जैसे इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये तीनों को तो हम कंप्लीट अभी कर चुके हैं। और अगला जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला हम सेक्शन अभी शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है, इसमें दोस्तों इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये किस केस में हम ये वाला टेंस लेंगे। तो अपने को एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, अगर सेंटेंस के एंड में इस प्रकार से आएगा, हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर ऐसा आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, अगर ये आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और अगर इसके अलावा आपको और भी कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे अभी हमने ये देखा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कब रहता है। कॉन्टिन्यूअस कब रहता है, जब कोई एक्शन रनिंग में रहता है, कोई भी काम चल रहा होता है, तब हम क्या बताते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में हमको एक बात ये बोल दी गई कि ये काम तब से हो रहा है, अगर समय के साथ अगर कोई एक्शन कंटिन्यू है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से, सब्जेक्ट, हैज, हैव, इसमें भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। फिर इसमें हमको बीन लगाना है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगाना रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंस या फॉर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ हमको लगाना रहती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, इस टेंस में ये पूरा बहुत सरल है, बहुत इजी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है कि सिंस या फॉर दोनों में से कौन सी चीज़ कब लगाई जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। और मैं आज आपका ये सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, बहुत अच्छे से इसको मैं क्लियर कर दूंगा। और लास्ट में आपको लगाना है टाइम। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ अभी क्लियर कर देता हूँ, हैज़ और हैव 2 हेल्पिंग वर्ब है। ये हम पिछला जो टेंस पढ़ा, परफेक्ट टेंस जो पढ़ा, उसमें हम ये देख चुके हैं कि हमको हैज़ कब लगाना है और हैव कब लगाना है। हम जो हैज़ लगाते हैं, ही, शी, इट या कोई नेम या सिंगुलर नंबर होता है तो हम हैज़ लगाते हैं। और आई, वी, दे या यू रहा या प्लूरल नंबर रहा तो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। अगर ये रहा तो हैव लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा है। कोई बच्चा है, वह पढ़ाई कर रहा है, और कब से पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है कब से, 3 बजे से। तो हमने देखा वह के लिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही। अब हैज़ लगेगा इसके साथ, हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर है, ही हैज़, इसके साथ बीन लगाना है, ही हैज़ बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो पढ़ने के लिए क्या आता है, रीड, रीडिंग, रीडिंग, रीड में आईएनजी लगा दे, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहा है बच्चा, बुक, तो हम यहाँ लिखेंगे बुक, ही हैज बीन रीडिंग बुक। अब सिंस या फॉर लगाना है यहाँ पे, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे जो दिया है ना 3 बजे से, यहाँ पे ऐसा दे रखा है, तो हमको इसके लिए क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसका कॉन्सेप्ट जो भी है मैं अभी आपको अभी क्लियर करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बार एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा रीडिंग बुक, यहाँ लगाएंगे हम लोग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। ये हो गया कंप्लीट ये सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या होना है दोस्तों, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक। नेगेटिव में हम हमेशा क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो वही सारा पैटर्न हमको यहाँ पे भी फॉलो करना रहेगा। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, अगर ये कि क्या वह 3 बजे से किताब पढ़ रहा है, इंटेरोगेटिव रहा, तो हमको क्या करना रहता है, पिछले सेंटेंस जितने भी टेंस पढ़े हमने उसमें क्या किया था, वही हमको भी यहाँ पे भी करना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब इसको उठा के सबसे आगे लिखना रहेगा। तो हम लिखेंगे हैज़ ही बीन रीडिंग बुक सिंस 3 o'clock।
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये सेंटेंस को हमको इस प्रकार से फॉर्मेट करना रहेगा। अब एक और चीज मेन हमारा जो डाउट, ये तो मैंने क्लियर कर दिया, ये रहता है सिंस और फॉर का, यही इसकी मेन चीज है और यह हमको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको याद रखना रहेगा सिंस का यूज हमको कब कब करना रहता है। मैं आपको पहले सिंस क्लियर करूंगा। जब सिंस आपको पूरी तरीके से सही से अगर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको फॉर भी क्लियर हो जाएगा। पहले हमको ये देखना कि सिंस कब लगाया जाता है, किस केस में हमको सिंस लगाना है, तो बाकी फॉर भी आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, याद रखिएगा, सिंस का यूज हम निश्चित समय को बताने के लिए करते हैं। कब करते हैं? निश्चित समय। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों में से जो भी आपको याद रहता है, जिस तरह से आपको याद रहता है वो आपको याद रखना रहेगा। निश्चित मतलब ऐसा होता है जैसे अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम दो तरीके से बता सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो हम दो तरीके से बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा, तो मैं इस बात को दो तरीके से बता सकता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, एक तो ये तरीका हो गया, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने एक समय बता दिया कि मैंने काम करने की शुरुआत कब की थी, तो मैंने 2 बजे बता दिया। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया है। यहाँ पे क्या किया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। मैंने ये बता दिया है कि मैंने काम करने की शुरुआत कितनी बजे कर दी थी, मैंने 2 बजे काम करना शुरू कर दिया था। एक और केस, दूसरा वाला हम देखते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा, अब मैंने यहाँ बोल दिया, मैंने 2 बजे न बताते हुए मैंने ये बोल दिया आपसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने ये बोल दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम न बताते हुए मैंने ये बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। मैंने एक लमसम टाइम बता दिया कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये 2 केस हमने देखे कि मैंने इतना पढ़ाया है, एक तो ये बता दिया, या मैंने ये बता दिया कि काम की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर मैंने ये बता दिया कि एक्शन, जो भी एक्शन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, जो भी काम है वो स्टार्ट कब हुआ था, अगर मैंने ये बता दिया तो आपको वहाँ पे क्या लगाना रहेगा, सिंस। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने इस समय पे काम करना शुरू किया, मतलब यहाँ पे 2 बजे थे, 2 o'clock, यहाँ मैंने काम करना शुरू किया था। अगर मैंने ये बता दिया, ये टाइम बता दिया, ये वाला टाइम बता दिया, तो मुझे क्या लगाना रहेगा, सिंस। और यहाँ से शुरू किया तो यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। और अगर मैंने ये बोल दिया, एक पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, मैंने एक लमसम पीरियड ऑफ टाइम बता दिया, मुझे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक पीरियड ऑफ टाइम आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि मैंने इतने समय से पढ़ाया है, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना रहेगा, 4। तो आप बोलेंगे सर ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक दूसरा तरीका हम लेते हैं, वो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, वो देखिएगा दोस्तों, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। सिंस का यूज जब भी आपके सामने आए तो आप 2 चीज़ें याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा, जब भी हम वॉच वाला टाइम बताते हैं, या दूसरा ऑप्शन हम बताते हैं कैलेंडर वाला। वॉच वाला टाइम जब भी आए या कैलेंडर वाला टाइम जब भी आए तो आपको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसके अलावा कोई भी टाइम आए तो उसके लिए क्या लगाना रहेगा, 4 लगाना रहेगा। तो चलिए देखते हैं। वॉच वाला टाइम देखा कि सर वॉच में हम क्या देखते हैं, वॉच में जो टाइम देखा जाता है, जैसे किस प्रकार का टाइम आता है, जैसे हमको किसी ने बोल दिया कि 2 o'clock, 3 o'clock, जो भी समय 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, हम वही टाइम बताते हैं जब कोई काम मतलब शुरू हो चुका था, मतलब ये समय बताया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या लगाना है हमको, सिंस लगाना है। अब कैलेंडर की बात करते हैं कि सर कैलेंडर की कौन कौन सी चीज़ें, देखो क्या क्या चीज़ें हम कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं। तो कैलेंडर में पहली चीज़ जो हम देख सकते हैं वो है डे के नेम। डे के नेम सारे देखते हैं हम लोग। डे के नेम अगर बताया जा रहा है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर कुछ ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि इस दिन से काम हो रहा है, अगर ऐसा कुछ बताया जाए तो वहाँ पे क्या लगाना रहेगा, सिंस। ठीक है। डे में आपको क्या देखना है, संडे, मंडे, ऐसा कुछ देखना है। डे के बाद जो आता है मंथ, मंथ के नेम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसा कुछ भी आए, किसी भी मंथ का नेम आए कि हम इस काम को उस मंथ से कर रहे हैं, तो भी आपको क्या लगाना रहेगा दोस्तों, सिंस लगाना रहेगा। तो मंथ के नेम में आपको याद रखना है कि जनवरी, फरवरी ऐसा कोई ना आए तो हमको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसके बाद डे, मंथ, इससे बड़ा क्या होता है दोस्तों, ईयर। अगर ईयर भी आ जाए, कोई भी ईयर आ जाए हमारे सामने, अगर ईयर की बात होती तो हमको क्या बताना रहेगा, वहाँ पे भी हमको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। जैसे अगर हमको ऐसा बोल दिया कि 2005, 2006,
कि मैं काम को 2005 से कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी बताया जाएगा तो आपको क्या लगाना रहेगा, सिंस लगाना रहेगा। इसके बाद डे, मंथ हो गया, ईयर हो गया। इसके बाद और भी कैलेंडर में हम क्या देख सकते हैं, डेट, ये सारी चीज़ें कैलेंडर की। तो डेट भी अगर आ जाए, जैसे हमने बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 से हम इस काम को करते आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ बताया जा रहा है तो यहाँ पे हमने डेट बताई, और डेट बताएंगे तो भी क्या लगाना रहेगा आपको, सिंस लगाना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना रहेगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हमने ये बोला है कि निश्चित समय मतलब हमने फिक्स टाइम बता दिया कि कोई भी एक्शन जो है वो उसकी शुरुआत कब हो चुकी थी, तो वो हमने देखा। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब, अगर आपको ऐसा बोल दिया मॉर्निंग दे दिया, इवनिंग दे दिया, आफ्टरनून दे दिया, नाइट दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया जाए तो इनके लिए भी आपको क्या लगाना रहेगा दोस्तों, सिंस लगाना रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखें कि सर कि कैसे याद रखें, ये चीज़ें तो आपको याद रह जाएगी। इसकी इनको याद रखने का तरीका मैंने बताया, वॉच याद रखें आप और कैलेंडर याद रखें। आपकी वॉच और कैलेंडर वाले टाइम के लिए आपको सिंस लगाना, बाकी सबके लिए 4 लगाना है। तो आप बोलेंगे सर 4 भी बता दो, तो मैंने देखा कि चलो ठीक है मैं आपको यहाँ पर 4 बता देता हूँ। 4 हमने देखा कि 4 का यूज़ हम कब करते हैं। तो 4 के यूज़ में हमें एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि जब भी पीरियड ऑफ टाइम आए, 4 में आपको क्या याद रखना है, पीरियड ऑफ टाइम, समय अंतराल दिया जाए कि मैं इस काम को इतने समय से कर रहा हूँ। जैसे अब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे 2 o'clock की जगह पे क्या दे दिया जाए, मुझे 2 hours दे दिया जाए, तो मैं क्या लगाऊंगा 4। अगर डे की बात करूँ, मुझे कोई ऐसा बोल दे कि मैं 2 दिन से किसी काम को कर रहा हूँ, 2 days आ जाएगा। 2 days अगर आता है तो भी मुझे 4 लगाना है। 2 month अगर आता है तो भी मुझे क्या लगाना है 4। 2 year अगर आ जाए तो भी मुझे क्या लगाना रहेगा 4। ये चीज़ें हमको याद रखना है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम, लमसम टाइम बताया जा रहा है तो वहाँ पे आपको क्या लगाना रहेगा 4। आई होप आपके ये सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बार बार अलग अलग प्रकार के सेंटेंस लेना रहेंगे, उनको बार बार इस प्रकार के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करना रहेगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे अगर मुझे बोल दिया कि मैं वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो मैं इसको कैसे बनाऊँगा, इसको हम ओरली बनाते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। He has been reading book for 2 hours, ऐसा बोलेंगे हम लोग, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हमको याद रखना रहेगी, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से सेंटेंस फॉर्मेट करते तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके सेंटेंस के एंड में क्या रहेगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस यहाँ पे रहा था आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब में जो यूज़ करना रहेगा वो यहाँ पे हेड यूज़ करना रहेगा। ये आपको याद रखना है कि हमको एक चेंज रहेगा, वो हेड रहेगा, बाकी स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा। ये रूल्स जो है सिंस और 4 के सारे यहाँ पर एज इट इज़ काम करेंगे। अब एक सेंटेंस देखा हमने, वह 2 दिन से गाना गा रहा था, तो हम क्या बनाएंगे, He had been singing song for 2 hours। यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है 2 hours। 2 hours इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो समय है 2 दिन, ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है। हमने जो रूल्स नीचे पढ़ रखे उसके अकॉर्डिंग इसमें आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, 2 hours में आ रहा है। ये अगर आएगा तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 4 लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है। दोस्तों इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या रहती है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। मतलब फ्यूचर में किसी समय पे कोई एक्शन जो शुरू हो चुकी थी और रनिंग में है, और उसमें हमको क्या बताया जा रहा है, समय भी बताया जा रहा है कि इतने समय से यह काम हो रहा होगा, ऐसा आएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, मतलब इसमें भी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल हैव, और विल हैव हमको सारे सब्जेक्ट के साथ लगाना रहेगा। विल हैव जो लगाना रहेगा, सारे सब्जेक्ट जितने भी है सबके साथ विल हैव ही लगाना रहेगा। बीच में हमको लगाना रहेगा बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर दोनों में से एक चीज़ लगाना है, और लास्ट में टाइम आएगा। अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, हमने देखा कि वह 3 महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। एक एग्जाम्पल है, 3 महीने दिए गए यहाँ पे, 3 महीने हम कैलेंडर में नहीं देख सकते। आपको एक बात याद होगी कि हम कैलेंडर में मार्च देखते हैं, तीसरा महीना अगर बात होती है तो मार्च से अगर ऐसा बताया जाता तो हम सिंस लगाते हैं। अब 3 महीने तो एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना रहेगा, 4 लगाना रहेगा। तो हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 months, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, 4 लगा दिया है। और नेगेटिव में विल और हैव दोनों के बीच में हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना, तो विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 months। अगला देखा कि क्या
वह 3 महीने से पढ़ाई कर रहा होगा। ऐसे केस में हम हमेशा क्या करते थे, पिछली बार हमने पढ़ रखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया, विल को सबसे आगे पहुँचा दिया। विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 मंथ्स। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये वाली है, सिंस या फॉर कब लगाया जाता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज हमारे जो जितने भी टेंसेस है सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए ये। और इन्हीं से रिलेटेड अब हमको बार बार प्रैक्टिस करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मैसेज या आप जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप पूछ सकते हैं, तो आपके सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ जा सकें उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत